नमस्कार। आज मैं सुना रही हूँ मीना अग्रवाल की कहानी प्यास। बिस्तर में अनेक दिनों से पड़े पड़े उसकी देह कुछ पीली पड़ गई थी। गुलाब की पंखुड़ी से दमकते चेहरे पर अवसाद उभर आया था। कोई न बताता था उसे क्या रोग है, यूं ही बस बुखार है सब कहते। तुम शीघ्र ठीक हो जाओगी, उसके वे कहते। अम्मा, आप बस अब 2-4 दिन में चलने फिरने लगोगी, बेटे बेटियां कहते। उसका मन बराबर यही कहता कि संसार से जाने का इससे सुंदर अवसर अब और कब होगा। हरी भरी फुलवारी, ब्याहे काजे, बाल बच्चे वाले बेटे बेटियां, अपने अपने घर में पूर्णतया संपन्न व संतुष्ट, दिल की गहराइयों से प्यार उलीचने वाले पति की बाहों में, जिसने जीवन भर उसे राज कराया, सभी इच्छाएं पूरी की, देश विदेश घुमाया, तीर्थ व्रत कराए, चुनरी ओढ़कर सुख की अनंत निद्रा में सोने का। उसी रात पास बैठे पति का हाथ पकड़कर हृदय पर रख लिया। सुनो जी, मेरी भूल चूक माफ कर देना। जैसे कोई गूंगी दोपहरी जल मांगती हो, ऐसी दृष्टि से उनकी ओर देखा। सुभाष घबरा गए, ऊपर से हंस पड़े। मन की बंसरी कह रही थी, सुरभि, आज जो कुछ भी मैं हूं बस तुम्हारे कारण हूं। तुम्हारे बिना मैं जड़ हो जाऊंगा। तुम्हारे प्रेम की सुगंध ही मेरे तन मन की बाती है। एकाएक चहक कर बोले, डॉक्टर ब्रजवासी कहते हैं बीमारी कुछ है ही नहीं, बस कमजोरी है, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अरे सुनो, जाना ही होगा तो दोनों साथ चलेंगे। हाँ। फिर हंसकर उन प्रेम पत्रों का हवाला देकर जो सुरभि ने उन्हें विवाह से पहले लिखे थे, हंसाते रहे। आधी रात हो गई। सुरभि ने आंखें बंद की तो कुर्सी पर बैठे बैठे ही उन्होंने भी आंखें मूंद ली। वे कई दिन से ही परख रहे थे उसके मानसिक द्वंद्व को। इस पैकेट को भी वे भली भांति पहचानते थे, जिन्हें वह आज बार बार उलट पलट रही थी। एक बार तो मन हुआ कि बता दें, तुम्हारे मन के भीतर का एक करुण कोना जो कभी उलझ गया था, तुम्हारे कहे बिना ही मैं उसे भली भांति पहचानता हूं। पर तुम्हारे निश्चल प्यास को नहीं समझता था क्या? चिलचिलाती धूप में बने पद चिन्हों जैसे बिलवते ये पत्र मेरे लिए कोई अर्थ रखते भी हैं तो बस इतना ही कि इन्होंने तुम्हें दादी नानी बन जाने पर भी नई परिणीता जैसी बना रखा है, जिससे मेरी जागती आंखें दिवस में भी सपना देखती रहती हैं। मैं समृद्ध बना रहता हूँ, भरा पूरा, मान सरोवर ताल में मोती चुगते हंस जैसा। फिर सोचा पर्दा गिरा ही रहे तो अच्छा, आमना सामना होने पर भी कौन जाने कोई दर्द उभर आए। सुरभि ने तकिए के नीचे से उस पैकेट को फिर निकाला, उलट पलट कर देखा, फिर रख दिया। इस प्रकार न जाने कितनी बार किया। सोचने लगी, आज का जैसा सुअवसर खो दिया, बस अब कभी ही शायद यह मौका हाथ लगे। फिर स्वयं ही उन बचकाने दिनों की स्मृति में तैरने लगी। विवाह के पहले के वे प्रेम पत्र ही तो थे जिन्होंने उन्हें जीवन भर के लिए बांध दिया था। हंसी आई अपने पर। वह पहला पत्र था। ए मिस्टर, किसी की खिड़की के नीचे से बार बार ऊपर ताकते हुए गुजरना सभ्य व तुम्हारे जैसे एमए के छात्र को शोभा देता है भला? उत्तर भी पटाख से उसी दिन मिल गया था। ए मैडम, किसी राह चलते को खिड़की से बार बार ताकते हुए तुम्हारे जैसी सभ्य बीए की छात्रा को यश देता है क्या? उस दिन भी हंस हंस कर दूरी हो गई थी। इस सारी घटना को मन में खपाना कितना कठिन हो गया था। कामिनी की बच्ची को भी तभी नानी के यहाँ जाना था। फिर जब कामिनी आई थी तो उसने ढेर सारे अपने पत्रों की कार्बन कॉपियाँ और पाए हुए उत्तरों की प्रतियां पढ़ने को उसे विवश किया था। अंततः बड़ी धूमधाम से कामिनी के ही प्रयत्नों से उनका विवाह हो गया था। पत्रों का वह थैला अपने साथ ले आई थी। पहली रात को वही भेंट में भी दिया था। सुभाष ने उन सबको माथे से लगाकर चूमा था। फिर बोला था, सुरभि, इन्हीं के भीतर तो मेरी पारस मणि धरी है। यही तो हैं मेरे जीवन को उल्लास पथ पर ले जाने वाले। और तिजोरी खोलकर पूरी सुरक्षा के साथ उसमें सजा दिया। अच्छा हुआ इनकी संख्या यहीं रुक गई। तिजोरी इन्हीं से भर जाती तो मैं अपने गहने कहाँ रखती।
सुरभि ने मचलकर कहा था। ये क्या गहनों से कम मूल्यवान है सुरभि? तब से इस थैले में 2-4 पृष्ठों की ही वृद्धि हुई थी। कभी जब सुरभि मायके जाती, पत्र लिखने को सोचती, पैगाम आ जाता, भाई अमुक तारीख तक तुम्हारा हर हालत में लौटना आवश्यक है, श्रीधर की पार्टी है, सौमित्र के यहाँ फंक्शन है, ये और वो, लीजिए हो गया आना जाना व पत्र लिखना। सुरभि को नींद नहीं आ रही थी। विश्वासघात की भी कोई पराकाष्ठा हो सकती है? मन के ऊपरी भाग को तो तन के साथ चिपकाकर जीवन भर निष्ठावान बनी रही और भीतर के सीप शंख उस परदेसी के साथ आंख मिचौली खेलते रहे। उसने एक पत्र लिख ही दिया था तो मचलकर फेंक देती। उत्तर देना क्या आवश्यक था? उत्तर भी दे दिया था तो छिपाया क्यों था? माना कि पहला पत्र ऐसा था मानो अरस परोस के सौगात लाया हो, तो दूसरा तो साधारण था। उसके बीवी बच्चों का परिचय था, कामकाज की व्याख्या थी। वह क्यों दुबकाया भला? अपने को झिड़कती रही। पहले पत्र में तो यही लिखा था उसने, मैंने विश्व का भ्रमण पूरा कर लिया है सुरभि जी। 7 आश्चर्य देखे, पर 8वां आश्चर्य भी एक है जिसे लिखने की धृष्टता कर रहा हूं। वह है पढ़ने वाली की 2 काली गहरी आंखें, जिन्हें जीवन भर नहीं भूलूंगा। बाकी पत्र में खाने की प्रशंसा, पुस्तकों के संकलन की श्रेष्ठता व भारतीयों की आत्मीयता का विशद वर्णन था। साथ ही उसी की सुनाई कविता के बोल टाँक दिए थे, मानो रटकर ले गया हो बावरा। उस दिन वह स्वयं पता नहीं क्यों इतनी भावुक हो उठी थी, नहीं तो क्या मालूम यह हादसा होता ही ना। भोर से ही जब से सुभाष ने अपने एक विदेशी मित्र को भोजन पर बुलाया था, उसने बार बार मीनू बना बना कर फाड़े थे। न तो शराब होगी न अंडा मुर्गी, भला साग पात क्या भाएगा उन्हें। बड़ी कठिनाई से निष्कर्ष पर पहुंची थी। सुभाष के दारू आदि के परहेज पर जहां इतना गर्व करती थी, वहां आज थोड़ी अस्त व्यस्त हो उठी थी। अपने हाथ से बारीक मोती दाना छानकर हलवा बनाया था, दाल भरी कचौरियां व अदरक छुहारे की चटनी, साथ में आलू की लिपटवा मसालेदार तरकारी व तला हुआ सीताफल। सुभाष बोले थे, कोई डिश विश बना लेती, ये हमारे गांव वाला डिनर। तुम्हारा भी जवाब नहीं सुरभि, कोई ना कोई मस्खरी तुम्हें सूझती ही रहती है। अरे तुम देखना तो सही, हाथ चाटते रह जाएंगे तुम्हारे मेहमान। ऐसा खाना बना रही हूं जो किसी 5 स्टार होटल में भी उपलब्ध न हो। वैसे तो सुभाष को सुरभि का सदैव सजे धजे रहना पसंद है। आज उसने स्वयं ही अपने पर कुछ विशेष ध्यान दिया था। जयपुरी गुलाबी साड़ी पहन ली, लंबे बाल खोलकर पीठ पर लहरा लिए, एक गुलाबी गुलाब भी बाईं ओर सजा लिया। फूल तो सारे घर की छटा बढ़ा ही रहे थे। स्वयं भी पारंपरिक वेशभूषा में भारतीय संस्कृति की तस्वीर बन बैठी थी। मेहमान जब आए तो अभिवादनों के आदान प्रदान के बाद बस व्यापार गोष्ठी प्रारंभ हो गई थी सुभाष की। मन में कुछ कटुता तो आई थी, पर उसने स्वयं को रसोई में व्यस्त कर लिया था। उसे क्या मालूम कि उसकी अनुपस्थिति में मिस्टर सुभाष जी बराबर श्रीमती सुरभि जी की स्तुति कर रहे थे, उसकी रचित पुस्तकें दिखा रहे थे, संगीत के ज्ञान के साथ साथ पाक कला की भी प्रशंसा में जुटे थे। अतिथि भी बहुत प्रभावित हुए थे। हिंदी भाषा पर शोध कार्य चल रहा था उनका, अतएव अधिक ही तन्मय हो उठे थे। बहुत आग्रह करने पर उसने एक छोटा सा मुक्तक भी सुना दिया था। पारिजात के पत्ते पर रखी ओस की बूंद सी तुम्हारी भरी दृष्टि, किसको मालूम था इस मन मरुस्थल को इतना तर कर जाएगी कि उस पर अनेकों रंग बिरंगे पुष्पों के उपजने की होड़ सी लग जाएगी। बस खामोशी के बादल छट गए थे। चांदनी बोलने लगी थी। इंद्रधनुषी तितलियों जैसी मुस्कुराहटें तीनों के बीच पसर गई थी। तब से पत्रों का सिलसिला निरंतर चालू हो गया था। अतिथि के हर पत्र से लगता कि अंदर बर्फ के पहाड़ हैं, जिनके कंगूरे प्रीत की आंच से ढहने के स्थान पर चमकने लगते हैं। बस अनेक प्यासे शब्द आकर उसके कंठ में अटक जाते। लगने लगता मानो किसी नीड़ पर बिजली गिरी, कोई पुल ढह गया, कहीं बाढ़ आ गई
और उत्तर लिखना उसके लिए अनिवार्य हो जाता। धीरे धीरे पत्रों का पुलंदा उसके सेफ में रखे पुलंदे से कहीं बड़ा हो गया था। इन्हें सहेजना, इनके ताप को सहना बहुत कठिन हो गया था। उसे पूर्ण विश्वास था सुभाष कभी भी इसको भूकंप की तरह नहीं महसूसेंगे। बस पल भर को धुएं की परत की लकीर सी भले ही उनके मन पर छा जाए, तब भी साहस न जाने कहाँ लोप हो जाता है। वह अवसर भी उसने स्वयं ही नकार दिया था जब वहां से पुस्तक सुनहरी जिल्द में बंधी आई थी। सुभाष ने ही दिखाया था, देखो तो सही। पुस्तक को उसने बेनाम भारतीय महिला को समर्पित किया है, जिससे कुछ पलों के लिए ही वह मिला था। फिर सुभाष ने उस विदेशी पर अनेक कटाक्ष भी किए थे। भारतीय परिवारों के जीवन की मिठास को यह व्यक्ति अवश्य ही नजर लगा देगा। अपने यहाँ तो घर के सुख के लिए कलपते ही रहते हैं ये लोग। तब भी वह मुस्कुराकर चुप हो गई थी, नहीं तो तभी सारा कुछ उगल सकती थी। एक और भी बड़ा अपराध भी तो हुआ था उससे। केवल रेत के महल और मोम के किलों जैसे पत्र ही नहीं लिखे थे, सपनों में भी अनेक बार रक्तिम गुलाबों की सुवास में पगी थी। फिर दिन भर उसी गंध को अंकवार में समेटती फिरी थी अनेकों बार। कल अगर उठने की शक्ति रही तो इन्हें जला दूंगी, उसने निश्चय किया। अंत समय में एक और कुकर्म कर लूंगी, गोपनीयता का। बेमतलब बेचारे सुभाष को यूं ही अकेलेपन का दुख झेलना कठिन पड़ेगा। कम से कम उसके प्रेम का इतना प्रतिदान तो देना ही चाहिए उसे कि उसके चित्र को सदैव यादों में संजोए रहें। प्रेम को उसने चटका दिया था तो क्या, उसकी दृष्टि में तो वह सुंदर, कलात्मक व रंग भरा बना रहना चाहिए। फिर ड्रॉर से पेन निकालकर अंतिम पत्र लिखने लगी थी, चिर विदा का। धन्यवाद। कहानी को लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सभी कहानियाँ आपको समय पर मिल जाएं।